वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में 2 मार्क्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम हम सोल्व करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुनना है और सभी प्रॉब्लम्स को साथ में सोल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द tan इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इस एक्सप्रेशन को इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ये थी हमारे पास स्टेटमेंट tan इनवर्स x, tan इनवर्स और इसके अंदर था cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं cos 2 थीटा का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल है 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ एंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल था यहाँ पर x, तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर x/2 एंड x/2। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला 1 को हम यूज़ करेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। वही एंगल यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमारा ऊपर आया है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और साइन एक्स का भी यहाँ पर हम हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज द साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कोस थीटा। अगर यहाँ पर एंगल हो 2 थीटा तो हम यहाँ पर हाफ एंगल यूज़ कर लेते हैं। तो साइन एक्स की जगह पर हमने यूज़ कर लिया 2 साइन x/2 कोस x/2। अब ये जो हमारा है कंप्लीट एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो देयरफॉर इट बिकम्स द a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको आ जाए 1 माइनस साइन एक्स तो उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोस x/2, यानी कि जो यहाँ पर एंगल है उसका हमने यहाँ पर हाफ कर देना है, माइनस साइन x/2। और अगर यहाँ पर आ जाए 1 प्लस साइन एक्स तो यहाँ पर भी साइन आ जाएगा प्लस। तो ये दोनों फॉर्म्स हमें यहाँ पर अब यूज़ करनी है, दिस वन कोस एक्स की जगह पर एंड दिस वन इन द प्लेस ऑफ द 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। ऊपर देखिए अब यहाँ पर क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसकी जगह पर ये वाला एज इट इज़ रखेंगे। अब ये वाली एक ब्रैकेट एंड ये वाली सेम फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से इसकी जो पावर है एक यहाँ से इसके साथ सोल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है रिमेनिंग बचा, ओनली cos x/2 प्लस साइन x/2 ओवर दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सभी को डिवाइड करवानी होगी विद साइन x/2। ठीक है, कोज को की सॉरी हमने यहाँ पर सभी को डिवाइड करनी है विद cos x/2। कोज को होगी तो आ जाएगा 1, साइन एक्स बाय कोज होगा तो आ जाएगा tan x/2, ऐसे ही सेम यहाँ पर आ जाएगा। सो नाउ 1 की जगह पर अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan π/4। ठीक है, तो ये बन गया tan x/2 और हमने यहाँ पर भी खुद से यूज कर लिया था एक 1, उसकी जगह पर भी हमने क्या लिख लिया, tan π/4। तो ये फार्मूला बन गया tan π/4 प्लस x/2 का। तो अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ से हमारा ये टर्म बन जाएगी। तो नाउ tan के साथ tan इनवर्स हो जाएगा सोल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/4 प्लस x/2 ओनली। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म्स आपको यहाँ पर सोल्व करने को मिलेंगी फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर है इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर A3 सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमें इस एक्सप्रेशन में से डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। सॉरी, ये हमारी डिटर्मिनेंट्स में से है प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमें यहाँ पर बताया गया है कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। हम क्या करेंगे, टेक डिटर्मिनेंट ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो दो फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं, सबसे पहला यह है कि
ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, मतलब अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग किया जा सकता है। दूसरी साइड पर फॉर्मूला अप्लाई होगा 2a का डिटर्मिनेंट, तो जब 2 डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो जितना इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर है उतनी इसकी हो जाएगी पावर, 2 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 8 डिटर्मिनेंट ए और ये बन गया डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। 8a डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर मूव कर लिया दूसरी साइड को, उसका साइन चेंज हो गया माइनस, तो इन दोनों में से डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बच गया डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए माइनस 8। सो नाउ कि आइदर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ए माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिंपल थी 2 मार्क्स के लिए। तो आगे चलते हैं। ए हमें दी हुई है एक मैट्रिक्स, नाउ शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड हैंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले ए का स्क्वायर निकालना है। सो नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, सेम मैट्रिक्स को सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइकेशन बहुत यहाँ पर इजी होती है। दिस रो इनटू दिस कॉलम, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाकर ये एलिमेंट आएगा, फिर इसी को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट आएगा, फिर जो अगली रो है उसको हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ फिर हमें सोल्व करना है यहाँ पर 5 इंटू ए। ठीक है, तो 5 इंटू ए करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई विद 5, वो हमारा ये आंसर बन जाएगा। फिर हमें यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर देखना है। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली लगाएंगे, 5a की वैल्यू ये वाली लगाएंगे और 7 इंटू आई, तो आई मैट्रिक्स क्या होती है 1001, वो हमने यूज़ की, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर इन सभी को आप लोग सोल्व कर देखिए तो आपका आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें से हमें सोल्व करनी है ए का इन्वर्स, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है उसके लिए भी, तो ये एक्सप्रेशन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सो नाउ 7i को इस साइड पर रखेंगे, इन दोनों को दूसरी साइड पर यूज़ कर लेंगे, दोनों साइड पर होगी मल्टीप्लाइकेशन विद ए इनवर्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइकेशन, तो ए इनवर्स इंटू आई सेम आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ये बन जाएगी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा ए। अब हमें यहाँ पर आई की वैल्यू यूज़ करनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएं, इसको करें सब्ट्रैक्ट, तो ये 7 उधर जाकर आ जाएगा ओवर में, तो ये आपका ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 मार्क्स में ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 21st प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूज है तो हमें k की वैल्यू सोल्व करनी है। तो यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर कोई फंक्शन हमें दिया हो कंटिन्यूज एट सम पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 पर है कंटिन्यूज, ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, कि जो 0 पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वही उसकी लिमिट की वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हमें क्या सोल्व करना होगा, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे जो हमारा है बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है कि साइन का अंदर जो एंगल है अगर वही एंगल उसके ओवर में है और वो अप्रोचेस टू 0 भी कर रहा है देन इट इज 1। ठीक है, सो नाउ ये हमें दिया हुआ था fx, यहाँ पर है 1 माइनस कोज के एक्स, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोज 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल कर दें थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो सो दिस बिकम्स 2 साइन स्क्वायर, एंगल था के एक्स, सो दिस बिकम्स द के एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर है x इंटू साइन एक्स सेम। हमें अब ये वाली फॉर्म यहाँ पर करनी है प्रिपेयर कि साइन x मतलब जो उसका एंगल है वही ओवर में आ जाए। अब हमारा एंगल क्या है यहाँ पर के एक्स बाई 2 और उसका यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो हमें क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि हम के एक्स बाई 2 का स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड करवाएं और उसी को हम यहाँ पर करवा देंगे मल्टीप्लाई भी, क्योंकि हमने खुद से डिवाइड किया है तो खुद से हमें उसी सेम चीज को मल्टीप्लाइकेशन भी साथ में ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ
डिवाइड में है ओनली साइन एक्स, तो इसके साथ हमें ओनली क्या चाहिए, यहाँ पर ओनली एक्स चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक्स के साथ की डिवाइड, और एक एक्स ऑलरेडी था ऊपर, और एक एक्स जो हमने डिवाइड करवाई है वैसी एक एक्स ऊपर होगी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो भी एंगल है अगर स्क्वायर है तो उस एंगल का स्क्वायर करें डिवाइड, और सेम कर दें मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर एक्स के साथ डिवाइड, एक्स के साथ मल्टीप्लाई। अब इस टर्म को हम यहाँ पर होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, साइन के एक्स बाई टू ओवर के एक्स बाई टू का यह होल स्क्वायर। बाकी अब यहाँ पर क्या बचा है, टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये ऐसे ही है। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा 1, ये भी बन गया 1। ठीक है, तो और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर सोल्व हो गया, ये 2 4 के साथ सोल्व हो गया, तो क्या बच गया के स्क्वायर बाय 2। सो ओनली दिस टर्म रिमेनिंग। ठीक है, सिंपल है, प्लीज साथ में सोल्व करते जाएं तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें एक बार। ओके, के स्क्वायर बाय 2 आ चुका है, अब इसको हम इक्वेट करेंगे विद 1/2, तो वहां से अब हम के की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। सो नाउ हमें दिया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। इसका आंसर हमने अभी अभी क्या सोल्व किया है, के स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर हमें क्या था दिया हुआ 1/2, दोनों को इक्वेट करेंगे, सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो के बिकम्स प्लस माइनस 1। तो ये इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये भी। तो आगे चलते हैं 22nd प्रॉब्लम। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, दिस वन, 4x is greater than 0 परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन। हमें क्या सोल्व करना है, इक्वेशन सोल्व करनी है नॉर्मल की, वो वाला नॉर्मल जो कि इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये बात अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे और उन पर ये बाद में कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले दिस इज द y, दैट इज द गिवन कर्व। इसे हमने सोल्व किया dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, x का 1 ओवर x का बन जाता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड जो दूसरी थी हमें दी हुई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसकी भी हमने स्लोप निकाली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो वो आ गया -3 बाई -4, दैट इज द 3/4। ठीक है, नाउ अगर dy बाई डी एक्स हो हमारे पास, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेजेंट टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से मिलती है स्लोप ऑफ द टेजेंट, बट हमें चाहिए नॉर्मल, तो वो क्या बनेगी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 ओवर dy बाई डी एक्स। याद रखिएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, जो भी आपको दिया हो, बट यहाँ पर है नहीं तो हमने सोल्व करना है, तो मैं इसको ऐसे ही यूज कर लेंगे। सो इसका आंसर हमने यहाँ पर लगाया, इसका एलसीएम करें, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये आंसर बन गया। नाउ दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये स्लोप एंड दिस स्लोप, अगर दो लाइन्स हो परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल्स टू -1। इसको अब हमने सोल्व कर लेना है, वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर कर y की वैल्यू निकाल लेंगे, और स्लोप तो हमारे पास यहाँ से आएगी, तो बाद में हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो इसको आप लोगों ने अब यहाँ पर करना है सिंप्लीफाई। तो हमारी x की वैल्यूज आ रही हैं +-2, बट हमें स्टेटमेंट में ये बताया था कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x हम चूज करेंगे ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इसको हमने यूज किया इन द, जो हमें इक्वेशन दी थी कर्व की, y इज इक्वल्स टू x + 1 ओवर x, तो वहाँ से आंसर आ गया 5/2। एंड स्लोप में भी हमने x की वैल्यू 2 यूज़ कर दी, तो ये भी आंसर आ गया हमारा -4/3। अब हमारे पास है स्लोप एंड पॉइंट क्या बन रहा है, जहाँ से ये नॉर्मल पास हो रहा है, 2, 5/2। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू है 5/2। ठीक है, सो नाउ यूजिंग दीज टू वी कैन सोल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x - x1। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये था फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमने सोल्व की है। ठीक है, तो इससे आपको स्लोप ऑफ द टेजेंट, इक्वेशन ऑफ द
ये टेंजेंट पूछी जाए वो भी आप लोगों ने ऐसे ही सेम टू सेम सोल्व करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रॉम इंटेग्रल, ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। 1/cos² इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें इंटेग्रल करना है, ठीक है। सो नाउ कोस जाएगा ऊपर तो ये क्या बन जाएगा sec² x। सो नाउ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, ठीक है। तो हम इस पूरी टर्म को अज्यूम कर लेंगे 1 माइनस tan x को y, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका आ गया 0, tan का बन गया sec² x, ये जो थी माइनस ये बाद में दूसरी साइड पर चली गई, तो sec² जो x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई, ये यहाँ पर रिप्लेस होकर आ जाएगा माइनस डी वाई, इसकी जगह पर हमने यूज़ किया है y, सो दिस बिकम्स y² आ गया 1 ओवर में, ठीक है। सो नाउ y² ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स y रेज टू पावर -2, इसका इंटेग्रल क्या होगा, पावर में हम ऐड कर देंगे +1, सो y रेज टू पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो बाहर है ओनली माइनस, तो ये वाली माइनस माइनस बन जाएगी प्लस, सो y इनवर्स है, सो दिस बिकम्स द 1 ओवर y प्लस सी, तो y की वैल्यू क्या है 1 माइनस tan x, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे, तो ऐसे हमारा सिंपली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक ऑप्शन में था सम, वो अब उसको सोल्व करते हैं। सो नाउ ऑप्शन में जो सम था दैट इज इवेल्युएट दिस इंटेग्रल, ठीक है, तो यहाँ पर है 0 to 1 देन x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 0 to a fx जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल, हम fx की जगह पर क्या लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया कि हमने इस पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो आप साथ में इस प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि बाय दिस प्रॉपर्टी हमने क्या किया कि x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो x की जगह पर 1 माइनस एक्स, देन 1 का 1 आएगा माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बाहर आ गया है 1 माइनस एक्स, तो अंदर इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 के साथ 1 कैंसिल और माइनस माइनस हो गई प्लस एक्स। अब x की पावर n है जो इस ब्रैकेट के साथ ईजिली मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। सो x रेज टू पावर n इंटू 1, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n इंटू x, x रेज टू पावर n प्लस 1। अब इसका आपको इंटेग्रल करना है, x रेज टू पावर n का बन जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, इसका बन जाएगा n प्लस 2 ओवर n प्लस 2, अपर लिमिट माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो सोल्विंग होकर आपका ये डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल, ठीक है। सो ये भी काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 8x एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर पैराबोला, इसमें आपको याद रखना है कि जिसका स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, यानी कि x का स्क्वायर नहीं है, तो x एक्सिस पर आपको इसको ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और साथ में है x इज इक्वल टू 2, वो ये वाली हो जाएगी लाइन। अब हमें सिर्फ यही दो चीज़ें दी हुई थी, तो शेड कर कर ये वाला आ जाएगा पूरा पार्ट। हमने जब इसकी सोल्विंग करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू 0, यहाँ पर होगी 2, ठीक है। सो नाउ 0 to 2 इंटेग्रल ऑफ y dx, तो ये इतना पार्ट सोल्व होना था यहाँ तक का, इसको हम, ये दोनों पार्ट सेम है, ठीक है ना, सिमेट्रिक है, तो इसको हम 2 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 के साथ इसलिए किया क्योंकि इंटेग्रल के साथ सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही सोल्व होना था, ये वाला इतना, दूसरे के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 क्योंकि उसका भी एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें यूज़ करनी है y की वैल्यू जो हम यहाँ से निकालेंगे, तो इस तरफ जाकर हो जाएगा स्क्वायर रूट, नाउ कि 8 का स्क्वायर रूट आ गया 2√2 और साथ में आ गया x का रूट, साथ में साइन है प्लस माइनस, बट हम यही वाला सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ओनली पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर यूज़ की और ये 2√2 आ गया बाहर, तो x की पावर है 1/2, इसका इंटेग्रल करेंगे, पावर बन जाएगी 3/2, ओवर में भी आ जाएगा 3/2, फिर अपर लिमिट माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है।
सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, y इंटू डी एक्स का इंटेग्रल फ्रॉम द गिवन लिमिट्स, जो भी आपको यहाँ पर दी होंगी। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसकी सोल्विंग है ये, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ये आप लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर कर इसकी सोल्विंग कर लेनी है, ओके। तो आगे चलते हैं 25th प्रॉब्लम फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। Solve the differential equation, this one, dy by dx is equals to x cube into cosecant y, given that f of 0 is equals y of 0 is equals to 0, मतलब जब x होगी 0, ये अंदर वाली वैल्यू होती है x की, जब x होगी 0 तो y भी 0 होगी। तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली फॉर्म आती है वेरिएबल सेपरेबल, कि अगर x और y की टर्म्स तो दोनों ही यहाँ पर सेपरेट हो जाएं, वो यहाँ पर हो रही हैं ईजिली, तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं। तो ये dx गया इधर, ठीक है, और ये जो है कोसेकेंट y, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये बन गया कोसेकेंट का रेसिप्रोकल दैट इज साइन, तो ये बन गई साइन dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। इसका तो सिंपल सा हो जाएगा इंटेग्रल, इंटेग्रल करेंगे दोनों साइड पर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, साइन का इंटेग्रल माइनस कोसेकेंट y, और यहाँ पर एक्स क्यूब का इंटेग्रल क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर साथ में इनिशियल कंडीशन भी अप्लाई करनी है कि x 0 है तो y भी 0, तो यहाँ पर यूज़ की 0 वैल्यू, यहाँ पर करेंगे तो ये टोटल टर्म ही 0 बन जाएगी। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो c की वैल्यू बन जाएगी -1। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर यूज़ कर देनी है c की जगह पर, तो ये हमारी यहाँ पर यूज़ हो गई। इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स में है, तो आपके डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर प्रिपेयर होकर सिर्फ आपको इंटेग्रल कर कर दिखाना है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद है हमारी 26th प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड ए डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोइनिशियल वेक्टर्स। उसकी एक हमें दी गई है साइड और दूसरी हमें उसकी दी गई है डायगोनल, ठीक है। एंड ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये है इसकी एक साइड और ये है इसकी एक डायगोनल, जो दोनों कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कोइनिशियल होते हैं जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए इसको हमने ज्यूम कर लिया दैट इज ए वेक्टर जो कि साइड है, और इसको हमने मान लिया ये जो कि बी वेक्टर है दैट इज द डायगोनल। तो ये यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ये है साइड, ये है इसकी डायगोनल। हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। अब देखिए कि अगर ये जो दोनों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, इसके साथ जो एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है, इसका अगर हमें यहाँ पर एरिया निकालना हो तो वो बन जाता है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हमें इनके साथ बनने वाली रेंगल का यहाँ पर एरिया निकालना है तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इतना एरिया निकालेंगे, उसको बाद में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बिकम्स 2 टाइम्स द हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वाला एरिया आना था पहले, ठीक है, उसको हमने 2 के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, तो वो 2 के साथ 2 हो गया कैंसिल, तो ये बन जाएगा। सो नाउ ए क्रॉस बी प्रोडक्ट हमें कैसे सोल्व करना है, वही आपको इस प्रॉब्लम में मेनली सीखना है। बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आई कैप, जे कैप एंड द के कैप, फिर जो ए वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिखने हैं 1 -1 1, ठीक है। फिर बी वेक्टर के 4, जे कैप है नहीं यहाँ पर तो उसकी जगह पर 0 लिखेंगे, 4 0 5, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, बाय रो 1 हमेशा एक्सपेंड करें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें इसका सोल्व करना है मैग्नीट्यूड, तो इसका सोल्व कर देंगे मैग्नीट्यूड दैट इज दिस स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा 42 का स्क्वायर रूट, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल थी प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं 27 फ्रॉम द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 0। एक प्लेन है जो कि इसमें से पास हो रहा है, एंड contains the straight line r vector is equals to lambda into j cap, ठीक है।
वैसे तो ये प्रॉब्लम है हमारी इन द 2 मार्क्स, बट ऐसी आपको जो है यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट बनाकर भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे मेथड के साथ सोल्व करवा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी और इक्वेशन यहाँ पर आ जाए, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी है, ठीक है ना, तो ये तो कुछ यहाँ पर है सिंपल जिसकी सोल्विंग ईजी हो जाती है। अगर कोई भी और आ जाए तो भी आप लोग ऐसे ही सेम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये है हमारा प्लेन और ये यहाँ से पास हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द 1,0,0 पॉइंट, ठीक है। और इसी में ये वाली स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है, इसी के बीच में से पास हो रही है ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो नाउ इसको यूज कर कर हमें जो है वो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, इतना पता चल गया। सो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट का क्या फार्मूला होता है अगर हमें कोई भी दिया हो पॉइंट, दैट इज a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन, जो भी यहाँ पर होंगे ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है। तो और ये जो यहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो ये है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वन वैक्टर। ए वन वैक्टर वो वैक्टर जिसमें से स्ट्रेट लाइन हो रही है पास, वो तो यहाँ पर जीरो वैक्टर है, यानी कि कौन सा आ जाएगा, 0.000, यानी कि वो भी यहीं पर है, ये ओरिजिन में से पास हो रही है, प्लेन भी पास हो रहा है फिर, ठीक है। एंड यहाँ से क्या मिलता है, ये जो बी वन वैक्टर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप इसकी डायरेक्शन है, यानी कि वाई एक्सिस है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए हमें, 0 1 0, ठीक है, ओके। सो नाउ ये जो है 0.00 ये भी इसी प्लेन के ऊपर है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पर यूज कर लेंगे 0 0 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 0 1 0 और जो हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ए बी सी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इन पर अप्लाई कर देंगे कंडीशन, ये है परपेंडिकुलर वाली, सो ए इंटू जीरो बी इंटू वन सी इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने सोल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर 2 3 1 2 मेथड के साथ, ठीक है। ए बी सी को यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट, फिर थर्ड, फिर वन, फिर टू वाले, ठीक है। सेकेंड मतलब बी वाले 0 एंड 1, फिर थर्ड वाले 0 0, फिर आएंगे फर्स्ट वाले -1 0, ऐसे ही फिर से 2 वाले, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारे आंसर बन जाएंगे। ए के ओवर में 0 है, बी के भी, और सी में है -1। इन सभी के हम लोग साइन चेंज कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। साइन चेंज किए तो सी का भी क्या बन जाएगा, +1, तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब इनको हमने यूज करना है हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारी प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। इनको लगाएंगे ए बी और सी के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई किया तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो ओनली z बचेगा, z इज इक्वल्स टू 0। सो z के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज द k कैप, सो दिस बिकम्स r वेक्टर डॉट k वेक्टर, ये बन गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। सो आई नो कि ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट इसके साथ आपका जो है वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसी कोई भी और प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दी जाती है वो भी आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बहुत सारे और शॉर्टकट मेथड्स भी हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम तो हो जाएगी, अगर ऐसी कोई और प्रॉब्लम आएगी तो वो आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यही मेथड यहाँ पर सिखाया है, ओके। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। द रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन्स 2 मिल्क चॉकलेट्स एंड 4 डार्क चॉकलेट्स, ठीक है। 2 टाइप की चॉकलेट्स हैं। 2 चॉकलेट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 2 चॉकलेट्स को वहां से यूज किया है, ठीक है, चूज किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द मिल्क चॉकलेट्स, हमें क्या सोल्व करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स, ठीक है, कितनी कितनी आ सकती हैं। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ए आउटकम, सबसे ज़्यादा चांस होने के वाला कौन सा इनमें से आउटकम होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल चूज करते हैं, दैट इज एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ द मिल्क चॉकलेट्स, ठीक है।
अब देखिए हमने 2 चॉकलेट्स को है यहाँ पर सिलेक्ट करना, तो उन 2 में से हमारी 0 भी हो सकती है मिल्क चॉकलेट की वैल्यू, मतलब एक भी ना आए, या फिर एक भी आ सकती है और मैक्सिमम 2 आ सकती है, क्योंकि हमने 2 ही चूज़ करनी है और हमारे पास कितनी है 2 मिल्क चॉकलेट्स हैं। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सेलेक्ट कितनी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जब आएगी हमारे पास 0 मिल्क चॉकलेट, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब हमने जो 2 चॉकलेट्स को यहाँ पर चूज़ किया था वो दोनों ही इनमें से आ गई हैं, जो 4 हैं डार्क चॉकलेट इनमें से ही सिलेक्ट हो गई हैं। सो मतलब क्या करेंगे 4C2। ध्यान रखना है जब भी आपको किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करनी है, ठीक है ना, चूज़ करना है, तो आपको C यूज़ करनी है, यानी कि कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना है। 4C2 क्योंकि 4 में से 2 आई हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं 2 + 4 6C2, ठीक है। 4C2 को एक्सपैंड करेंगे 4 × 3 बाय 2 आएगा, इसको भी एक्सपैंड करेंगे 6 × 5 बाय 2 आएगा, 2 के साथ 2 हो गया कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको एक्सपैंड कैसे करते थे। 6C2 को 6 × 5, जितना यहाँ पर होगा नीचे उतनी आपको इससे बैक टर्म लिखनी है, 6 × 5 ओवर में 2 का लिख देंगे फैक्टोरियल, ऐसे आप सबको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस है जब आएगी हमारे पास एक मिल्क चॉकलेट, एक आएगी डार्क चॉकलेट, ठीक है। अब इसके 2 केस बनते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आई डार्क चॉकलेट फिर आई मिल्क चॉकलेट, या फिर डार्क चॉकलेट प्लस मिल्क चॉकलेट, मतलब मिल्क चॉकलेट प्लस डार्क चॉकलेट, या फिर डार्क चॉकलेट प्लस मिल्क चॉकलेट। तो इन 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी, इसलिए हमने इसके आगे 2 लगा लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ एक आई है डार्क चॉकलेट, वो थी 4, सो 4C1। तो एक आई है मिल्क चॉकलेट, वो थी 2, सो 2C1। तो ओवर में फिर से सेम रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हमारी 2 आ गई हैं, तो 2 में से 2 चूज कर लेंगे 2C2, क्योंकि हमारे पास 2 हैं ये मिल्क चॉकलेट्स, तो 2 की 2 ही आ गई हैं, सो 2C2 बाय 6C2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात का क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सोल्व कर रहे हैं, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पर इन सबको आप लोगों ने ऐड कर कर जरूर देखना है कि आंसर कितना आता हो, 1 आता हो, तो ही आपका सही है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसकी है, तो ये हमारा हो जाएगा मोस्ट लाइकली आउटकम। क्या हो सकता है कि हमारे पास एक आएगी मिल्क चॉकलेट, एक आएगी डार्क चॉकलेट, ठीक है। तो इसी में एक ऑप्शन में था सम। सुनाओ यहाँ पर ऑप्शन में था कि गिवन E एंड F आर द 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F, हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट गिवन दैट ये F नोट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट बाय F नोट, ये हमें सोल्व करनी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F। तो सबकी वैल्यूज लगाएं और आंसर निकाल लें, सिंपल है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट बाय ए F नोट, यानी कि हमें यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सोल्व कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी दोनों इवेंट्स होंगे उनकी सबसे पहले ऊपर रखेंगे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर F नोट है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ, E नोट इंटरसेक्शन F नोट इज इक्वल्स टू E यूनियन F नोट। मतलब ये होता है कि अगर A यूनियन B का हम यहाँ पर करेंगे कॉम्प्लीमेंट डैश, तो वो क्या बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब अगर होल कॉम्प्लीमेंट है दोनों पर अप्लाई करेंगे तो यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन बन जाएगी, या फिर इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। तो यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F नोट, ठीक है। मतलब इसका है कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी E यूनियन F, तो ये भी बन गया 1 माइनस पी एफ। इन दोनों के आंसर लगाएं और इसे सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये थे आपके लिए 2 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स में थे। ऐसे ही हम इसमें से आने वाले बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट सम होंगे आपके लिए 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में, वो भी सभी सोल्व करेंगे।